Hello everyone, very good afternoon to you all and welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone and आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान जनरल स्टडीज़ का सीरीज़ चल रहा है। जनरल स्टडीज़ में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे। इसके पहले फिजिक्स का लेक्चर बनाया था मैंने, उसको भी आप लोग पढ़िएगा। आइए केमिस्ट्री में मेनली हिंदी मीडियम में कवर करूँगा, ये हिंदी मीडियम के लिए ही क्लास मेजरली है और इंग्लिश थोड़े बहुत टर्म्स यूज़ करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य। ओके द्रव्य, ओके द्रव्य को क्या बोल सकते हो आप लोग? पदार्थ भी बोल सकते हो। ओके द्रव्य को आप पदार्थ, इंग्लिश में द्रव्य को बोलते हैं मैटर। मैटर ओके। सो सवाल उठता है कि द्रव्य क्या होता है? ओके एनीथिंग दैट हैविंग सम मास एंड दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की कोई भी चीज जो थोड़ा सा, जिसके पास मास है और जो थोड़ा सा जगह घेरती है, या मास ना भी बोलें तो जो थोड़ी सी जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। ओके द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता तथा जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है। मैटर मीन्स मास मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर। व्हाट इज मास? मास इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मैटर। पदार्थ की मात्रा इज कॉल्ड मास। द्रव्यमान क्या होता है? उस पदार्थ की मात्रा। ओके थोड़ा समझने वाली बात है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है। जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल मैं कहूँ, इस कमरे में मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरा साउंड इस कमरे में जगह तो घेर रहा है, बट इस कमरे मेरे साउंड का कोई मास नहीं है, तो साउंड इज नॉट अ मैटर। साउंड एक मैटर नहीं है। ओके बट कोई गैस भरी हुई है तो डेफिनेटली वो गैस का स्पेस भी घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास भी है, तो गैस इज अ मैटर। ओके वह द्रव्यमान होता है। द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। ओके किसी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। कौन की? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, लिखा हुआ है, ठोस, द्रव, गैस। द्रव तथा गैस अवस्था को तरल अवस्था कहा जाता है। लिक्विड और गैसेस स्टेट को फ्लूइड स्टेट भी कहते हैं, मतलब कि तरल अवस्था, क्योंकि इसमें जो आपका जो मैटर होता है वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, चाहे लिक्विड की फॉर्म में बहे या आपका सॉलिड की फॉर्म, सॉरी गैस की फॉर्म में बहे, तो इसको अपन कहते हैं फ्लूइड। ओके देन इसके बाद आता है अपना तरल अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि द्रव तथा गैस दोनों में बहने का गुण विद्यमान होता है। तो फ्लूइड वो होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो पाई जाती है, उनको अपन फ्लूइड बोलते हैं। देन इसके बाद है द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। मतलब द्रव्य मीन्स मैटर, मैटर कह लो, पदार्थ कह लो, मैटर की जो मुख्य अवस्थाएं हैं निम्नलिखित है। सबसे पहले तो 1 बाई 1 हम इनकी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, इनकी अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेट है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, गैस, ओके गैसेस स्टेट इन इंग्लिश। सो गैस, इस अवस्था में द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है तथा इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। मतलब ये जो स्टेट है, इसके अंदर यदि मान लो ये गैस भरा हुआ है इस चैम्बर के अंदर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके एटम्स कह लो, एटम्स, तो इनके एटम्स के बीच में या इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेजरली, है ना, मतलब एटम मॉलिक्यूल पे ना जाना हो, अगर टफ लग रहा है तो एक चीज़ और है, आप इनके पार्टिकल्स कह लो। मान लो ये गैस का एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। ओके तो इनमें जो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स होता है, जो इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो कोई गैस है तो ये ऑक्सीजन है, ये दूसरी ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स बहुत ही कम होता है। ओके तो गैस इस अवस्था में द्रव्य के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है तथा इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। हाँ भाई, अगर आपका आकर्षण बल कम होगा तो गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। अणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है। हाँ, इनमें जो 2 अणु होते हैं गैस के, दो एटम, मान लो 2 एटम है कोई गैस के, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों डिस्टेंस ज़्यादा होती है? क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन नहीं होगा तो दूर दूर रहेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ऑल पॉसिबल फेजेस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा होता है डिस्टेंस 2 एटम के बीच में। ये कण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से तथा अव्यवस्थित रूप से भ्रमण करते रहते हैं। जिगजैग मोशन चलता रहता है, कोई इधर टकराएगा, कोई उधर टकराएगा, तो गैसेस में भागते रहते हैं इधर के उधर। ओके अव्यवस्थित रूप से भ्रमण करते रहते हैं। गैस जिस पात्र में रखी रहती है उस पात्र का पूरा आयतन गैस के द्वारा घेर लिया जाता है। यस, तो जिस आप वेसल में गैस को रख रहे हो वो पूरा का पूरा वेसल का वॉल्यूम जो है गैस ऑक्यूपाई कर लेती है और गैस को संपीड़ित किया जा सकता, मतलब गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई, सबसे पहले अपन ने गैस की बात कर ली। अब सेकंड आती है फेज, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, लिक्विड।
ओके, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, लिक्विड यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्रव। देखो द्रव्य अलग है और द्रव अलग है, तो अभी हम बात कर रहे हैं द्रव यानी कि लिक्विड। ओके, तो लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। द्रव, जब पदार्थ का ताप कम करते हैं तो मतलब ये कम करते हैं का मतलब क्या समझो, मतलब ये गैसेस स्टेट से लेके चलता है कि मान लो आपके पास कोई गैसेस स्टेट थी, तो गैसेस स्टेट में ये मॉलिक्यूल दूर दूर थे, अब आपने क्या किया, इसको कूल करना शुरू किया, टेम्परेचर कम करना शुरू किया, इसको कोल्ड करना शुरू करो। कोल्ड करोगे तो क्या होगा बेटा, ये जो एटम्स है ना, ये दूर दूर थे, ये पास में आने शुरू हो जाएंगे, मतलब थोड़ा पास में आ जाएंगे, पहले दूर थे बाद में पास में आ जाएंगे, है ना। तो जब जब पदार्थ का ताप कम करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इसके कारण अणु जो होते हैं पास पास हो जाते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और पास आने से इनके बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है, अणुओं की गति एक दूसरे से प्रभावित होती है। यस 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 यस, बिल्कुल सही बात है, पास पास में आ जाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो उनकी जो मोशन हो जाएगी वो प्रभावित हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी, है ना। द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस पात्र में लिया जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव को एक परिसीमा में संपीड़ित किया जा सकता है। भाई इसको आप एक लिमिट में ही कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड को, ये नहीं कि गैस जितना मन चाहे आप, गैस को तो बहुत भयंकर अपन कंप्रेस कर लेते हैं, इसको अपन बहुत भयंकर कंप्रेस नहीं कर सकते। यस, नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड की, ठोस की। ठोस, जब पदार्थ के कणों के मध्य का आकर्षण बल बढ़ जाता है तो मतलब कि आप लिक्विड तक आ गए थे, लिक्विड में क्या वो दूरी कम हो गई थी, बट आपने और टेम्परेचर कम कर दिया, तो दूरी एकदम पास में, ये बिल्कुल एकदम देखो इनके बीच का गैप 0 हो गया है, बहुत पास में आ गए हैं ये एटम, है ना। तो ये क्या बनने वाले हैं, ये सॉलिड बनने वाले भाई। तो ठोस, जब पदार्थ के कणों के मध्य का आकर्षण बल बढ़ जाता है तो तथा गतिज ऊर्जा कम होती है तो पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कणों की व्यवस्था भी निश्चित होती है। हाँ, ठोस में कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं कण, ठीक है ना। तो इसमें कण बिल्कुल अलग अलग तरीके से एक निश्चित फेज में एक पैटर्न होता है उसमें व्यवस्थित होते हैं, उनको FCC BCC और क्या क्या बोलते हैं, है ना। ठोस पर दाब का प्रभाव नगण्य होता, कंप्रेसिबल नहीं होते यार। देखो लिक्विड और गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते थे, बट आप ठोस को जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है ना, आगे बात करते हैं। चलिए द्रव्य का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, मतलब कि कैसे क्लासीफाई करेंगे भाई द्रव्य को मतलब मैटर को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो मैटर कह लो, द्रव्य कह लो। ओके, तो देखिए मैटर, सब्सटेंस भी कह सकते हो इसको। तो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ओके, प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। ओके, प्योर को प्योर बोलते हैं, इम्प्योर को बोलते हैं मिक्सचर। प्योर को प्योर बोलते हैं, इम्प्योर को बोलते हैं मिक्सचर। अब प्योर फेज में कोई भी मैटर दो तरीके से पाया जा सकता है, एक या तो वो एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है, एलिमेंटल मतलब कि एलिमेंटल या तो एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है मतलब तत्व रूप में, या तो वो कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा, कंपाउंड स्टेट में मतलब कि यौगिक रूप में, कंपाउंड को बोलते हैं आप लोग यौगिक। ओके यस, तो या तो तत्व में पाया जाएगा या कंपाउंड में पाया जाएगा। अब मिक्सचर है तो जो कंपाउंड बनता है ना, मेन चीज उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है, मगर मिक्सचर में किसी भी प्रकार का केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो मिक्सचर में दो तरीके के मिक्सचर बनते हैं, एक होता है होमोजीनियस, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्रण, और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषमांग मिश्रण, ठीक ना। तो भाई देखो प्योर है, प्योर में भी देखो ये दो चीज़ों से मिलने से ही बनता है, बट कंपाउंड बनने के लिए केमिकल प्रोसेस होती है, और वो दोनों ऐसे मिलते हैं कि वो एक एज ए यूनिट बिहेव करते हैं। जैसे पानी का मॉलिक्यूल जो होता है H2O, बिल्कुल उसमें H2O ही H2O आपको हर जगह मिलेगा, तो पानी इज ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड, H2O नेम है H2O, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया।
तो अब बात करते हैं द्रव्य का वर्गीकरण अपन ने देख लिया भाई इस डायग्राम के थ्रू। अब बात करते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व देखिए एलिमेंट वे शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार का द्रव पाया जाता है और जिन्हें रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं तत्व। मतलब कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कर लो आप इनको, ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म प्योर, आप इसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। भाई आपने जैसे जमीन के अंदर से क्या निकाला, गोल्ड, गोल्ड क्या निकला, एयू। अब आप एयू को तोड़ते जाओगे, केमिकली भी तोड़ोगे तो आपको गोल्ड ही तो मिलेगा, है ना, गोल्ड ही मिलेगा। बट अगर आप कहोगे HCl, है ना, कंपाउंड है, HCl है, तो HCl को अगर आप केमिकली ब्रेक करोगे तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी अलग और क्लोरीन अलग मिल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि आप जो है कंपाउंड्स को यानी कि यौगिक को अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हो। ओके, यौगिक क्या होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध पदार्थों में अलग किया जा सकता है, इनको अपन बोलते हैं यौगिक। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एटम की, परमाणु, अणु। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन परमाणु। ओके, परमाणु अर्थात एटम। ओके, एटम मिलाकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, और परमाणु मिलकर के क्या बनते हैं, अणु। जरूरत के हिसाब से जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिल गए तो हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गए और क्या बनाते हैं, एक दोनों ऐड होकर के बनाते हैं H2। समझ गए ना। तो मैं समझाने के लिए ऐसा कुछ बना रहा हूं, तुमको ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए तुमको समझ में, मतलब 2 परमाणु मिलकर के एक हाइड्रोजन का अणु बन चुका है। ठीक है। तो परमाणु क्या हुई, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, किसी भी एटम की जो सबसे छोटी यूनिट हुई ना, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे घर बनता है किससे बनता है, तो घर ईंट से बनता है, तो ऐसे परमाणु जो हो गई सबसे छोटी यूनिट हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई किसी एटम को बनाने की, है ना। तो परमाणु तत्व का वह सबसे छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। हाँ, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कौन करता है, परमाणु। इवन खुद के साथ भी करेगा तो परमाणु ही करेगा, यानी एटम ही करेगा। ओके, क्योंकि एटम मिलकर के क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। आइए परमाणु भार की बात करते हैं। मतलब क्या है, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक मास कह लो, एटॉमिक वेट कह लो, है ना। तो चलो बात करते हैं एटॉमिक वेट। देखो भाई, एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट इस चीज से जज होता है कि मतलब कि कोई भी एटम है, जैसे मान लो ये एटम है, ये एटम का एटॉमिक वेट निकालना है तो ये इस बात से जज होता है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, कितने पार्ट, 1/12 पार्ट, ये कहलाता है। इतना जो होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, इसको बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं इसको, 1 AMU। तो एटॉमिक वेट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का यानी कि 1 AMU का कोई कितने गुना है। मान लो फलाना एटम अगर इसके x गुना है 1 AMU का, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, x कहलाएगा। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, x कहलाएगा। मतलब जितने भी एटॉमिक नंबर, जितने भी एटॉमिक मास है, उनका कंपैरिजन किया जाता है कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से। ओके, सो परमाणु भार, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट क्या लिख सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान का कितने गुना भारी है। हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान का कितने गुना भारी है। यह संख्या तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान के अनुपात को प्रकट करती है। यस, तो एक्चुअली क्या मिल रहा है भाई आपको, आप यदि इसको थोड़ा कंसेप्टफुली में बात करूं तो मान लो कि किसी का वेट कितना आ गया, W आ गया, तो इधर से x क्या निकला था, एटॉमिक मास निकला था ना, x, तो W अपॉन 1 AMU। समझ गया ना, मतलब उसके एक्चुअल वेट एटम के, और वो एक्चुअल वेट एक्चुअली कंपैरिजन में 1 AMU का कितने गुना है,
1 AMU का कितने गुना है, ये बात हमको बताएगी उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन है ये, थोड़ा पढ़िए अच्छे से। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान के कितने गुना भारी है। यह संख्या तत्व के एक परमाणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान के अनुपात को प्रकट करती है। बिल्कुल सही। अब परमाणु भार निकालने का एक तो तरीका ये हो गया, परमाणु भार निकालने के 2 और तरीके हैं, जरा उनको भी देख लो भाई। तो एक फॉर्मूला लिख लो, परमाणु भार इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। केमिस्ट्री का फॉर्मूला है परमाणु भार इक्वल टू तुल्यांकी भार इनटू संयोजकता। जी हाँ, ठीक है ना। परमाणु भार इक्वल टू तुल्यांकी भार से बड़े संयोजकता। ओके, परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ से। और ओके, और एक और होता है परमाणु भार निकालने का नियम, जिसको ड्यूलोंग पेटिट लॉ फिजिक्स में निकाला जाता है। ड्यूलोंग पेटिट लॉ ही कहते हैं उसको। वो ड्यूलोंग पेटिट लॉ कहता है कि जो परमाणु भार होता है, यानी जो एटॉमिक वेट होता है, वो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा का 6.4 गुना होता है। तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाई विशिष्ट ऊष्मा लिख लो। परमाणु भार इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाई विशिष्ट ऊष्मा। तो ये हो गया भाई परमाणु भार की बात। चलिए, तो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके आगे सेकेंड पार्ट आएगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।